नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज डिस्कशन करेंगे सेट नंबर 14 का। तो चलते हैं सेट नंबर 14 के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है। चलिए आज समझेंगे। सिर्फ साबुन का बुलबुला ही नहीं, साबुन का बुलबुला हो, सर्फ का बुलबुला हो, कोई डिटर्जेंट का बुलबुला हो जिसे आप मार्जक बोलते हैं, शोधन अभिकर्ता बोलते हैं, नदी तालाब से निकला बुलबुला हो, बारिश के समय उत्पन्न बुलबुला हो, तालाब के अंदर से निकला बुलबुला हो, तमाम प्रकार के बुलबुले जो हमारा क्या होता है द्रव पदार्थ से निकलता है वो ऊपर आके फट क्यों जाता है। इन सारी तमाम क्वेश्चनों का आंसर आज जानेंगे और सभी का सभी जो क्वेश्चन है ये सब एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया और सबका सब एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो साबुन का बुलबुला को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है। समझेंगे। जब कहीं आप तालाब के किनारे बैठे हुए रहते हैं या आप देख रहे होंगे बारिश के समय जब बारिश होती है तो किसी गड्ढे में पहले जो पानी रहता है या उसके कारण जो पानी रहती है जैसे होगा वो क्या होगा, बुलबुला बनेगा, फट जाएगा, बनेगा, फट जाएगा। ऐसा क्यों? तो होता क्या है, या तालाब के किनारे बैठे रहते हैं तो आप देखे होंगे अंदर से एक बुलबुला निकलती है, उसके बाद ऊपर आके वो फट जाती है। ऐसा क्यों? तो ये बुलबुला अंदर से निकली, धीरे धीरे आप देखे होंगे साइज बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है, एक समय आता है वो फट जाता है। मतलब फट क्यों जाता है सर? एक तो ये बोलेंगे कि जैसे एक लिमिट होगा तभी कि ये तब तक बड़ा होता रहेगा जब तक ये इसके आपस में जो अणु एक दूसरे के जो जुटे हुए रहते हैं जब तक वो सह पा रहे हैं, सहने की क्षमता जब तक बर्दाश्त कर पा रही है तब तक ये बड़ा होगा। जैसे उसके बीच लगने वाले जो फोर्स होंगे आपस में, ये पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले जो फोर्स कमजोर हो जाएंगे तो टूट जाएंगे। बोलेंगे जी बिल्कुल टूट जाएंगे। तो आखिर ये बड़ा हो रहा है तो किस कारण? बोलेंगे इसके अंदर का जो प्रेशर होता है और हमारे बाहर के अंदर का प्रेशर जो होता है, यानी बाहर कहने का मतलब सर वायुमंडल का जो प्रेशर होता है इसका प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये हमारा किसके प्रेशर से? तो वायुमंडलीय प्रेशर से। वायुमंडलीय प्रेशर से क्या होता है, इसका प्रेशर ज़्यादा होता है। तो बोलेंगे इससे होने से क्या होगा सर? तो बोलेंगे प्रेशर क्या होता है हमारा, जिधर से ज़्यादा होता है और जिधर कम होता है उधर फ्लो होना चाहेगा। एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल, आप किसी एक जार में पानी ले लीजिए, उसको बीचों बीच डिवाइड कर दीजिए और जिधर पानी एक तरफ पानी ज़्यादा ले लीजिए, एक तरफ पानी कम ले लीजिए, बीच में एक पाइप लगा दीजिए, तो आप देखेंगे पानी फ्लो होने लगेगा। ऐसा क्यों? बोलेंगे कि पानी को चाहेगा लेवल मेंटेन करना, यानी जिधर पानी ज़्यादा होगा कम से ज़्यादा की ओर बहने लगेगा। उसी प्रकार ये प्रेशर के साथ भी, टेम्परेचर के भी साथ भी ऐसा ही होता है। तो ये सब क्या होता है इसके कारण? तो ये इधर से इधर आना चाहेगा तो इसका जो प्रेशर है ये क्या होगा, मेंटेन करना चाहेगा वायुमंडलीय प्रेशर से। तो ये क्या हायर टू लोअर, यानी ज़्यादा से कम की ओर बहना चाहेगा। तो बहना चाहेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ये फैलेगा ही ना। ये साइज इसका बड़ा निकलना चाहेगा तो बड़ा, ये साइज बढ़ता जाएगा और ये तब तक बढ़ता जाएगा जब तक इसके आपस में जुड़े अणु के बीच लगने वाले बल क्या हो, कमजोर ना पड़ जाए, टूट जाए। यानी लगने वाले बल बोलेगा भाई अब हमसे सहा नहीं जाएगा तो ये फट जाएगा। बोलेंगे जी। तो अब देख रहे हैं कि बुलबुला जो होता है गोलाकार होता है, एक तो गोलाकार सरफेस टेंशन के कारण होता है। तो ये गोलाकार हुआ, तब देख रहे हैं कि इसका क्या हो रहा है, डायमीटर बढ़ रहा है कि नहीं। बोलेंगे जी जब गोलाकार है तो डायमीटर बढ़ रहा है। बोलेंगे अच्छा डायमीटर बढ़ रहा है तो इसका रेडियस, डायमीटर बढ़ने का मतलब क्या, रेडियस, क्योंकि डायमीटर बराबर क्या होता है उसके त्रिज्या के दुगने के बराबर, यानी डी बढ़ रहा है मतलब क्या बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है। बोलेंगे अच्छा, तो इसका मतलब जो इसका आंसर होगा एक तो ये होगा कि वायुमंडलीय दाब के कारण फटता है और दूसरा ये होगा कि उसके बीच लगने वाले आपस में अणुओं के बीच कमजोर हो जाता है प्रेशर के कारण, और तीसरा जो आंसर होगा बोलेंगे अच्छा उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, डायमीटर बढ़ जाती है। तो आज के बाद जब भी एग्जाम में आए तालाब से निकलने वाला बुलबुला ऊपर आके फट जाता है, झील से निकलने वाला, नदी से निकलने वाला, समुद्र से निकलने वाला, बारिश के समय बुलबुला फूट जाता है, ये सब का सब रीजन क्या है? तो ये तो बुलबुला गोल होने का रीजन है, सरफेस टेंशन गोल छोड़ दीजिए, लेकिन वो फूट जाने का रीजन है कि उसके अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है वायुमंडलीय प्रेशर से, और वायुमंडलीय प्रेशर के प्रेशर में आना चाहता है, उसके इक्वल आना चाहता है, यानी लेवल मेंटेन करना चाहता है, जिसके कारण उनकी साइज बढ़ती जाती है क्योंकि अंदर से बाहर निकलना चाहेगा। तो क्या होगा, त्रिज्या बढ़ जाएगी या उसका व्यास बढ़ जाएगा। और तीसरा आंसर क्या होगा, बोलेंगे वायुमंडलीय दाब उसके अंदर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से उसके अंदर का दाब ज़्यादा होता है। तीन चीज़ इसका आंसर लिख लीजिएगा। एक त्रिज्या बढ़ जाती है, त्रिज्या बढ़ेगी तो व्यास बढ़ेगा, उसके बाद इसका साइज बढ़ रहा है तो बोलेंगे क्यों, तो ये सबका सब त्रिज्या व्यास बढ़ रहा है, बोलेंगे इसका जो प्रेशर है क्या है वो ज़्यादा है, किसके प्रेशर से, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वायु बुलबुले के अंदर का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। इतनी सारी बातें लिख लीजिएगा। सारा एग्जाम में जो भी आता है, जितने बुलबुले हैं सब एक ही सिद्धांत पे काम करता है, ये प्रेशर पे। कभी प्रेशर से आंसर पूछेगा आपसे, कभी त्रिज्या बढ़ेगा ये पूछ लेगा, कभी व्यास बढ़ेगा ये पूछ लेगा आपसे। इन्हीं प्रकार के क्या होता है आंसर इन सारे क्वेश्चनों से पूछता है। कभी साबुन देगा, कभी सरफ देगा, कभी तालाब देगा आपको, कभी झील देगा, कभी नदी देगा, कभी बारिश के टाइम देगा, लेकिन सबका सब एक ही सिद्धांत पे कार्य करता है, प्रेशर से संबंधित। और एक बात करते हैं हम लोग प्रेशर से संबंधित। तो आप देखे होंगे पॉलीथीन में जब हाइड्रोजन गैस भर दी जाती है और उसका एक गुब्बारा बना दिया जाता है और वायुमंडल में छोड़ा जाता है, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाता है तो हमारा क्या होता है, वायुमंडलीय प्रेशर घटता है और इसका प्रेशर बढ़ जाता है। इसका प्रेशर जब बढ़ जाता है तो तुरंत ये चाहता है कि उसके प्रेशर को हम मेंटेन करें, उसके प्रेशर में आए, तुरंत हाइयर टू लोअर, यानी ज़्यादा से कम की ओर फ्लो होना चाहेगा प्रेशर। तो जैसे कम की ओर फ्लो होना चाहेगा तो साइज इसका बढ़ने लगेगा, और तब तक साइज बढ़ेगा जब तक इसके अणु आपस में बर्दाश्त करते रहेंगे। उसके बीच लगने वाले बल जैसे कमजोर पड़ जाएंगे प्रेशर के कारण तो ये फट जाएंगे। तो ये भी
एग्जाम में पूछता है कि हाइड्रोजन गैस से भरी पॉलीथीन का गुब्बारा जो होता है वायुमंडल के ऊपर जैसे जैसे वायु में छोड़ते हैं पृथ्वी पर से ऊपर जाते हैं, कुछ ऊपर जाने के बाद फट जाता है, तो बोलेंगे उसका प्रेशर क्या होता है, अंदर का ज़्यादा होता है और वायुमंडल का प्रेशर कम होता है, जो मेंटेन करना चाहता है उसके कारण फट जाता है। उसके बाद पेन से स्याही जो निकलता है प्रेशर के कारण होता है। तो इस प्रकार सारे क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को मैंने दिया, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। और जितनी सारी बातें हम बता रहे हैं ये सब का सब एग्जाम में ही पूछा गया है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन बम, उसके बाद पढ़ेंगे परमाणु बम, उसके बाद पढ़ेंगे न्यूट्रॉन बम। ये पढ़ेंगे किस सिद्धांत पे कार्य करता है। दूसरा पढ़ेंगे कि इसका परीक्षण कब किया गया, इसका खोज किसने किया। उसी प्रकार परमाणु का पढ़ेंगे ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है और इसका परीक्षण कब किया गया, यानी कब इसका यूज कर लिया गया। उसके बाद इसका आविष्कार किसने किया। उसी तरह न्यूट्रॉन बम पढ़ेंगे और साथ ही साथ परमाणु रिएक्टर पढ़ लेंगे, जिसको परमाणु भट्टी बोलते हैं, एटॉमिक रिएक्टर और परमाणु भट्टी, या इसी का नाम है आणविक भट्टी, इसके बारे में भी पढ़ें। चलिए देखते हैं हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है। सूर्य में आप देखे होंगे क्या होता है, वो हाइड्रोजन आपस में संलयन करके किसका निर्माण करता है, हीलियम का करता है। तो उसमें भी सूर्य में भी क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन का संलयन होता है। संलयन तो होता है, लेकिन आखिर ये संलयन होता और ये क्या होता, कुछ लिमिट तक ही यदि होता तो क्या होता, कुछ समय के बाद सूर्य हम लोगों को प्रकाश देना बंद कर देता। बोलते जी, बोलेंगे उसमें अभिक्रिया तो हो रही है लेकिन अनियंत्रित हो रही है। क्या हो रही है, अनियंत्रित हो रही है। किस प्रकार की, अनियंत्रित हो रही है। तो हाइड्रोजन यानी सूर्य में जो हमारा रिएक्शन होता है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया होती है। चलिए हम यहाँ हाइड्रोजन बम की, ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन बम में भी क्या होता है, इसमें भी अनियंत्रित है। तो बम, जो भी बम आएगा वो अनियंत्रित पे कार्य करेगा। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया होती है। क्या होता है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया होती है, याद रखना। हाइड्रोजन बम में कौन सी, तो सूर्य से याद रखना है। सूर्य में हाइड्रोजन आपस में जुड़कर हीलियम का निर्माण करता है और ये कंटिन्यू करता रहता है, चलता रहता है, सतत चलता रहता है और हम लोगों को हमेशा ऊर्जा देते रहता है, सूर्य प्रकाश से ऊर्जा मिलता रहता है। उसी प्रकार हाइड्रोजन बम भी बनाया गया उसी सिद्धांत पे, ये भी संलयन करता है और अनियंत्रित होता है और अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया होती है और जिसका यूज बम के रूप में किया जाता है। तो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पे। तो एग्जाम में कभी कभी सिर्फ संलयन देता है और तब क्वेश्चन बनाएगा तो नियंत्रित और अनियंत्रित, और हम लोग तुरंत कंफ्यूजन कर जाते हैं। तो याद रखना है, सूर्य में संलयन अभिक्रिया, तो हाइड्रोजन बम में भी संलयन अभिक्रिया। कैसा, अनियंत्रित, क्योंकि वो बम ही बनाया है। जब नियंत्रित होगा तो वो बम किस काम का, कम क्या हो, बम का मतलब क्या है, फोड़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करे, जितना हो सके मैक्सिमम नुकसान करे। तभी तो बोलेंगे अच्छा उसमें अनकंट्रोल रिएक्शन करवाइए, बोलेंगे जी। तो अनियंत्रित अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम का खोज किसने किया, तो यदि इसकी खोज की बात करेंगे तो इसका खोज जो किया वो किसने किया, एडवर्ड टेलर साहब ने किया। किसने किया, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का खोज किया। अच्छा, इसका परीक्षण कब किया गया, यानी यूज किया गया, तो 1952 में किया गया। 1952 में, और कहाँ, एक द्वीप भी पूछता है तो याद रखिएगा, मार्शल द्वीप पे। कौन सा द्वीप पे, तो मार्शल द्वीप पे क्या किया गया था, इसका यूज किया गया था हाइड्रोजन बम का। तो आप लोग को बताया हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पे, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पे। उसके बाद इसका उपयोग कब किया गया, तो 1952 ईस्वी में किया गया। उसके बाद कहाँ किया गया, तो मार्शल द्वीप पे किया गया। ये आप लोगों को बता दिया, इसका खोज किया एडवर्ड जेनर ने। अब यदि बात करेंगे परमाणु बम की, एटॉमिक बम की बात करेंगे, परमाणु बम, तो ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो बोलेंगे जब भी कोई बम आए तो अनियंत्रित पहले लगाएंगे, आंख मूंद के। बम की चर्चा आएगा तो अनियंत्रित, बोलेंगे जी अनियंत्रित लगा दिए। ये अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पे कार्य करता है। अनियंत्रित विखंडन श्रृंखला भी देता है कभी, तो श्रृंखला से कंफ्यूज नहीं होना है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पे करता है। जैसे कि अभी हाल ही में देखे होंगे आप लोग, सोलर टेक्नो जो लाया था, जिसमें कि क्या हुआ था, एक व्यक्ति को जोड़ा था, एक व्यक्ति उसमें कोई जुटा, फिर बोल दो व्यक्ति, फिर दो व्यक्ति, फिर दो व्यक्ति को जोड़ेंगे। यानी इस प्रकार इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन टूटता है, टूटने से 3 न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। कितने न्यूट्रॉन का, 3 न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। फिर ये 3 न्यूट्रॉन को जन्म देता है। फिर ये एक न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन को, फिर ये भी 3 न्यूट्रॉन को जन्म देगा, फिर ये 3 न्यूट्रॉन को जन्म देगा, फिर ये 3 को देगा, ये भी 3 को, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। ये देखिए, एक से शुरुआत किए और ये धीरे धीरे प्रसार होते जा रहा है कि नहीं, बोले जी सर, टूटता जा रहा है ये। यानी एक बड़ा नाभिक का यूज किए और ये क्या हो रहा है, छोटे छोटे नाभिक में बड़ी मात्रा में टूट रहा है और बड़ी मात्रा में ये एरिया को कवर करेगा। तो बम का मतलब ही होता है, बम इसलिए बनाते हैं कि एक जगह फेंके और जितना हो सके मैक्सिमम एरिया को कवर करके वो डैमेज करे उसको। तो बोलेंगे ऐसा तभी होगा जब इसका नाभिक क्या हो, टूटे, और वो टूटे तो फिर उसका नाभिक टूटे, फिर उसका नाभिक टूटे। जिस प्रकार सोलर टेक्नो, जो पैसा हम लोग लगाते हैं, एक
आदमी को जोड़े, एक आदमी जोड़ा, एक आदमी जुटा, फिर वो क्या किया, जिस आदमी ने इसको जोड़ा तो बोला तुम 2 आदमी को जोड़ो, 2 आदमी ये जोड़ा, फिर बोलता है ये दोनों आदमी को कि भैया आप भी 2 आदमी को जोड़िए, आप भी 2 आदमी, फिर ये बोलेगा वो एक आदमी को कि फिर तुम 2 आदमी जोड़ो, तो चेन रिएक्शन। तो इसी प्रकार इसमें चेन रिएक्शन होता है, इंग्लिश में चेन और हिंदी में श्रृंखला। तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। तो परमाणु बम में कैसी अभिक्रिया, तो बोलेंगे परमाणु बम में जैसे बम आएगा तो अनियंत्रित आंख मूंद के लगाएंगे। उसके बाद कैसी अभिक्रिया, तो बोलेंगे टूट रहा है नाभिक, बोलेंगे जी बिल्कुल टूट रहा है। जबकि सूर्य में नाभिक हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुट रहा था तब हीलियम एक बड़ा का निर्माण, उसी प्रकार हाइड्रोजन बम में क्या होता है, इसमें भी जुटेगा, तो जहां जुटेगा वो संलयन होगा। तो यहाँ टूट रहा है तो विखंडन और श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया पे कार्य करता है। अब परमाणु बम का खोज किसने किया, तो इसकी जो खोज किया वो किए थे जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। तो शायद आप लोगों को याद रहेगा, ये सब चीज़ें आप लिख लीजिए। बात करेंगे इसका यूज कब किया गया, तो 6 अगस्त, पता ही है सभी लोगों को, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा कहाँ गिराया गया था, तो जापान में गिराया गया था, हिरोशिमा पे गिराया गया था। और ठीक 9 अगस्त 1945 को नागासाकी यानी जापान का एक शहर है वहाँ गिराया गया था। तो इसका परीक्षण कब किया गया, तो 1945 में, यानी यूज इसका किया गया। तो बता दिए हाइड्रोजन बम का खोज किसने किया, तो एडवर्ड टेलर ने किया। 1952 मार्शल युद्ध में इसका यूज किया गया। किस सिद्धांत पे, तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पे। परमाणु बम की खोज किसने, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने, इसका यूज 1945 में। और किस सिद्धांत पे, तो अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पे ये कार्य करता है। अब आते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन बम भी सेम उसी प्रकार है जिस प्रकार परमाणु बम है। तो सिर्फ इसका एक याद रखना है कि इसका खोज जो किया था वो सैमुअल कोहेन ने किया था। सैमुअल कोहेन, याद रखिएगा, सैमुअल कोहेन ने खोज किया न्यूट्रॉन बम का। और ये जिस बम आया तो अनियंत्रित लगेगा है, और इसमें भी न्यूट्रॉन का विखंडन उसी प्रकार होता है जिस प्रकार हमारा परमाणु बम में होता है। तो ये तीनों एक जगह लिख लीजिएगा। अब चलते हैं परमाणु रिएक्टर की बात कर लेते हैं। परमाणु रिएक्टर की बात करते हैं। परमाणु रिएक्टर में क्या होता है, अब ये बताइए, जैसे सुने होंगे कि हमारे भारत में भी बहुत सारे 7, 8, 10, 12 परमाणु रिएक्टर हैं, 8, 10 के आसपास या 7, 8 के आसपास इस पर परमाणु रिएक्टर है। परमाणु रिएक्टर में क्या किया जाता है, बिजली उत्पादन किया जाता है। बोलेंगे जी इसमें वही ईंधन का यूज किया जाता है जो परमाणु बम बनाने में किया जाता है। बोलेंगे अच्छा, जो यूरेनियम 235 का यूज करते हैं हम लोग, यानी कि जो ईंधन उसमें यूज करते हैं वही ईंधन इसमें करते हैं। बोलेंगे ऐसा करेंगे तो आसपास के शहर जल जाएंगे। बोलेंगे जी बिल्कुल जल जाएंगे, लेकिन उसमें क्या किया जाता है, नियंत्रित करवाया जाता है विखंडन अभिक्रिया। जैसे शीतलक पढ़ते हैं हम लोग, मंदक पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं ना, तो ये सब इसमें परमाणु रिएक्टर में यूज किया जाता है ताकि इस अनियंत्रित को नियंत्रित किया जा सके, अनियंत्रित को नियंत्रित किया जा सके। बाकी बात इसमें भी विखंडन होगा तभी तो उसको ऊर्जा मिल पाएगा, तभी तो बिजली उत्पन्न हो पाएगी। तो इसी को नियंत्रित करने के लिए शीतलक का यूज, कूलेंट का यूज करते हैं, मंदक का यूज करते हैं, बोरोन का छड़, ग्रेफाइट वगैरह का यूज करते हैं, भारी जल ये सब का यूज करते हैं। तो तमाम प्रकार के चीजों का यूज किया जाता है इसी को नियंत्रित करने के लिए, जो अनियंत्रित अभिक्रिया होती है। तो सिर्फ परमाणु रिएक्टर में क्या होता है, नियंत्रित। परमाणु रिएक्टर को परमाणु भट्टी या आणविक भट्टी बोलते हैं। इसका जो खोज किया था वो किया था एनरिको फर्मी। किसने किया था, एनरिको फर्मी किया था। और विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो वो है आपका शिकागो पाइल 1। और भारत का पूछे पहला तो अप्सरा। ये तमाम सारा सबका सब क्वेश्चन है, और एक जगह लिख लीजिएगा, जो अलग अलग आप लोगों को मिलता है हम एक ही जगह बता दिए। बार बार रिवीजन कीजिए, कभी एग्जाम में नहीं छूटेगा। और आज के बाद शायद आप लोगों को कभी नहीं छूटना चाहिए, या ऐसा समझ में नहीं आना चाहिए कि नियंत्रित किस में होगा और अनियंत्रित किस में होगा, और नियंत्रित विखंडन किस में और अनियंत्रित विखंडन किस में। तो सारा बता दिए, परमाणु बता दिए, परमाणु बम बता दिए, परमाणु रिएक्टर बता दिए, न्यूट्रॉन बम बता दिए, हाइड्रोजन बम बता दिए, सबका खोज बता दिए, कब परीक्षण किया गया, और सूर्य में भी बनने वाली ऊर्जा बता दिए कि सूर्य में भी हमारा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया होती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध। पहले सबसे समझेंगे परम शून्य ताप कितना पे होता है, तो या तो इसको 0 डिग्री केल्विन, या इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री केल्विन की बात करेंगे तो एक फार्मूला बताए थे, टेम्परेचर इन केल्विन माइनस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 या 273.15। अब ये बताइए परम शून्य जो तापमान होता है वो कितने डिग्री तापमान पे होगा। यदि 0 डिग्री केल्विन बोल रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ 0 रखेंगे, तो ये 0 इधर उठा के ले जाएंगे माइनस, तो कोई फर्क, ये माइनस इधर जाएगा, तो बोलेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 273 होगा। तो परम शून्य तापमान कितना पे, तो 0 डिग्री केल्विन पे, या कितना पे, तो -273, या एग्जाम में -273.15 रहे तो यही टिक करना है, ना कि ये हम लोग राउंड में इसको ले लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ये होता है। तो परम शून्य ताप समझे, तो आप लोगों को हम बताए थे कि अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, तापमान और चालक में। सबसे पहले समझेंगे कि चालक पदार्थ है, यानी चालक पदार्थ जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है आसानी से। तो समझेंगे कि तापमान, यानी इंग्लिश में थोड़ा लिख देते हैं कम, इसमें T बढ़ाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा प्रतिरोध पे,
और उसके प्रतिरोधकता जिसको रो बोलते हैं, और कंडक्टिविटी जिसको चालकता। यानी कंडक्टिविटी क्या है, एक गुण है किसी भी विद्युतीय पदार्थ, किसी भी पदार्थ में जिससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास होगा बोलेंगे उसकी चालकता क्या है, बहुत बढ़िया है। तो चालकता एक गुण होगी, अर्थात जिससे जितना स्पीड में इलेक्ट्रॉन पास होगा बोलेंगे उसकी चालकता बहुत बढ़िया, जिससे थोड़ा बहुत होंगे बोलेंगे उसकी चालकता कम, जिसमें कुछ भी नहीं बोलेंगे उसकी चालकता नगन के बराबर। तो चालक पदार्थ का पहले देखेंगे कि चालक पदार्थ में तापमान बढ़ाने से क्या होता है, उसका प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। तो जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो रो का भी मान बढ़ेगा, क्योंकि हम लोगों को पता है R बराबर रो इंटू क्या होता है, L बाई ए होता है। L हो गया किसी भी चालक की लंबाई और ए हो गया उसकी पृष्ठ कास्ट का क्षेत्रफल, जिसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं हम लोग। बोलेंगे अच्छा सर, जब आर और रो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एल का भी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया का है, इसका मतलब बोलेंगे कि सर यदि आर बढ़ रहा है तो रो का भी मान बढ़ेगा। यानी आर क्या होता है, प्रतिरोध का मतलब ही होता है कि वायर से, ये मान लीजिए वायर है, इससे जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है तो आर क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को पास होने से बाधित करता है। यानी कि ये क्या है, एक प्रकार का किसी भी वायर या चालक का क्या है, एक गुण ही है, लेकिन कैसा गुण, जो इलेक्ट्रॉन पास होने से रोके। बोलेंगे अच्छा, इसके अंदर जितना आर का वैल्यू ज़्यादा होगा उतना कम इलेक्ट्रॉन पास होगा, तो कम इलेक्ट्रॉन पास होगा तो उसकी कंडक्टिविटी चालकता कम होगी। बोले बिल्कुल आपने सही समझा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आर का वैल्यू बढ़ता है तो रो का भी वैल्यू बढ़ता है, और आर का वैल्यू जैसे बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घट जाएगा, क्योंकि आर तो क्या करेगा, विरोध करेगा इलेक्ट्रॉन जाने से। ये हो गया चालक का। लिख लीजिएगा, ये सारा चीज़ एग्जाम में पूछता है कि बताइए किसी भी चालक का यदि हम तापमान बढ़ा दें तो उसका प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बोलेंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। फिर दोबारा पूछेगा किसी चालक का यदि तापमान बढ़ा दें तो उसकी प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बोलेंगे प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगा। फिर पूछेगा किसी चालक का तापमान बढ़ा दें तो उसकी चालकता के पर क्या प्रभाव, चालक अलग है चालकता अलग है, चालक एक पदार्थ है जबकि चालकता उस पदार्थ का गुण है। चालकता क्या, उस पदार्थ का गुण। तो टेम्परेचर बढ़ाने से चालकता घट जाएगी। बोलेंगे क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही समझे। एक चीज़ और वो पूछेगा कि क्या तापमान बढ़ाने से, या पूछेगा कि क्या किसी चालक का लंबाई यदि ज़्यादा हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका यदि कम हो, यदि लंबाई उसका ज़्यादा हो तो क्या आर का मान बढ़ेगा, बोलेंगे जी आर का मान बढ़ेगा, और जब आर का मान बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी भी उसका क्या होगा, घटेगा। तो ये लंबाई वगैरह वाला से कम पूछता है, तापमान से संबंधित पूछता है। तो ये एक जगह लिख लीजिएगा, किसी भी चालक का तापमान बढ़ाने से चालकता घटती है, उसका प्रतिरोध बढ़ता है और प्रतिरोधकता बढ़ता है। तो हमेशा याद रखिएगा, आपका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता और चालकता में हमेशा उल्टा एकदम दोनों में क्या होता है, 36 का आंकड़ा होता है। प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता फटाक सा घट जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहने ही नहीं देगा ज़्यादा प्रतिरोध। तो ये हो गया चालक पदार्थ, कंडक्टर पदार्थ की बात। अब आते हैं अर्धचालक पदार्थ की बात, जिसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सेमी का मतलब क्या होता है, ना तो ये पूरी तरह से चालक है ना ही पूरी तरह से चालक है। अब देखते हैं इसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आर, रो और कंडक्टिविटी पे। तो इसका तापमान बढ़ाते हैं तो इसका आर का वैल्यू घटता है। जब आर बढ़ेगा तो रो भी आर घटेगा तो रो भी घटेगा। और जैसे आर घटेगा किसी वायर में तो बोलेंगे अच्छा इलेक्ट्रॉन तो फटाफट तोड़ेगा, तो बोलेंगे इसका मतलब कंडक्टिविटी चालकता उसका बहुत बढ़िया होगा, ज़्यादा होगा। तो लिख लीजिएगा अर्धचालक से संबंधित कि किसी अर्धचालक का यदि तापमान बढ़ाते हैं तो उसका क्या होता है, प्रतिरोध घटता है। प्रतिरोध जैसे घटेगा तो कंडक्टिविटी में 36 का आंकड़ा होता है, बोलता है अच्छा तो घट तो हम बढ़ेंगे, मतलब वो क्या होगा, एक अच्छा चालक की तरह कार्य करेगा, यानी कंडक्टिविटी बढ़िया होगा। तो लिख लीजिएगा किसी चालक का तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। प्रतिरोधकता क्या होता है, वो भी घटता है। उसकी चालकता तो क्या होगी, तो बोलेंगे चालकता बढ़ेगी। तो ये हो गया। लेकिन बात ये है कि तापमान को अब यदि हम घटा दें इसका तो बोलेंगे आर बढ़ जाएगा। आर बढ़ेगा तो क्या होगा, रो भी बढ़ जाएगा। अच्छा रो बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा तो क्या होगा, तो बोलेंगे अच्छा आर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटेगा। बोलेंगे अच्छा इसको एक सेमीकंडक्टर को कितना डिग्री टेम्परेचर घटा दें ताकि इससे इलेक्ट्रॉन ही फ्लो नहीं हो, यानी एक अचालक या कुचालक की तरह कार्य करें। जी आपने सही समझा। तो कितना तक तापमान घटा सकते हैं, तो बोलेंगे -273.15 से नीचे तो तापमान होता नहीं है। बोले जी बिल्कुल आप सही समझे कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान आज तक मापा ही नहीं गया है। तो बोलेंगे अच्छा केल्विन में बोलिए, तो 0 डिग्री केल्विन बोलेंगे। जी बिल्कुल। इस तापमान पे यदि तापमान को यहाँ तक घटा के ला दिया जाए तो इसकी जो चालकता हो जाएगी शून्य हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। क्या होगी, शून्य होगी, नगण्य हो जाएगी। तो बोलेंगे आर क्या होगा, तो बोलेंगे आर अनंत हो जाएगा। आर क्या होगा, अनंत हो जाएगा। एग्जाम में पूछा है अनंत या संपूर्ण भी पूछा है, अनंत या संपूर्ण पूछा है, याद रखिएगा। अनंत या संपूर्ण हो जाएगा प्रतिरोध, क्योंकि ये पूरा टेम्परेचर घटा देंगे तो आर पूरा बढ़ जाएगा ना सॉरी। तो ये अनंत हो जाएगा हमारा आर, और ये हमारा रो प्रतिरोधकता। तो कंडक्टिविटी पूरे जब ये अनंत होगा तो इलेक्ट्रॉन से एक भी इलेक्ट्रॉन पास होने नहीं देगा। तो एक भी इलेक्ट्रॉन पास नहीं होगा भैया तो उसकी कंडक्टिविटी शून्य हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन इससे बनता है कि यदि अर्धचालक का तापमान बढ़ा दिया जाए
तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन उसके तापमान को घटा दिया जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाती है, प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी उसका घट जाती है। लेकिन उसके तापमान को -273 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए, जिसको परम शून्य ताप बोलते हैं, तो बोलेंगे कि उसका प्रतिरोध अनंत हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा, एकदम पूरी तरह से। ये तार में खाली आर ही दिखेगा, इससे इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देगा। आएगा इलेक्ट्रॉन जिसे प्रवेश करेगा, स्विच टिपिएगा तो आर बोलेगा भाग भाग, जगह नहीं है। तो बोलेंगे अच्छा जगह नहीं है तो ठीक है, लो हम कैसा का बिहेव करने लगेंगे, तो बोलेंगे कि आदर्श कुचालक या अचालक की तरह, इंसुलेटर की तरह कार्य करने लगेंगे, जैसे प्लास्टिक करता है, कपड़ा करता है। बोले जी बिल्कुल। तो एग्जाम में पूछता है कि कितने डिग्री तापमान पे एक अर्धचालक एक अचालक की तरह कार्य करता है, तो बोलेंगे परम शून्य ताप पे -273 पे। इतने सारे क्वेश्चन बता दिए। इसका एग्जांपल पूछता है तो इसे सारा बता दिए कि तापमान, तो ये सब बढ़िया से लिख लीजिएगा। मैं वही क्वेश्चन बोल रहा हूँ जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आया है। हम एक जगह आपको बता दे रहे हैं, सारी चीज़ों अलग अलग आपको अलग अलग जगह मिलेगा, एक जगह बता दे रहे हैं। आप बार बार रिवीजन कीजिएगा, विश्वास कीजिए जब एग्जाम में आप जाएंगे और अर्धचालक का प्रतिरोध, प्रतिरोधकता और चालकता और उसका तापमान से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो हम ही याद आएंगे आपको कि वाकई में कुछ बता रहे थे वो। एग्जाम्पल इसका समझते हैं। एग्जाम्पल पूछता है सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया आपका, ये सब तो देखे होंगे। सोलर प्लेट हम लोग लगाते हैं, सोलर प्लेट में बोलते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम वगैरह यूज होता है। क्यों? तो ठीक जो अभी मैं बता रहा था उसी पे, क्योंकि तापमान इसका जैसे जैसे बढ़ता है रेजिस्टेंस घटता है, और रेजिस्टेंस घटता है तो कंडक्टिविटी इसका बढ़ता है। बोलेंगे बिल्कुल सर सही बोले आप। तो इसका मतलब बोलते हैं कि धूप निकलना बहुत ज़रूरी है सोलर के लिए। धूप निकलेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और घटेगा तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, एक तरह से चालक पदार्थ की तरह कार्य करेगा, तो ये बल्ब हमारा ज़्यादा लाइट करेगा। तो आप देखे होंगे जब ये चार्ज होता है, धूप ज़्यादा होता है तो बल्ब, पंखा वगैरह दौड़ता है, सब चलता है, बढ़िया चलता है, लाइट बढ़िया देता है। लेकिन जब बारिश का मौसम होगा तो उस समय प्रकाश की किरणें कम निकल पाती हैं, सूर्य कम निकलती है। तो जब कम निकलती है तो कहेंगे अच्छा तापमान कम हो जाएगा, तापमान कम होगा तो आर फटाफट बढ़ जाएगा। जब आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को बहने नहीं देगा, तो चालकता उसकी घट जाएगी। तो बारिश के मौसम में सोलर प्लेट कम चार्ज होता है तो उस समय कम लाइट बल्ब करता है। तो इसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो इससे भी कभी एग्जाम में आए तो आराम से आंसर दे सकते हैं। तो सारी चीज़ों आप लोगों को मैंने बता दिया, डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज़ों के बारे में बता दिया। इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएगा। एक आप बोलेंगे सर आप तो हमेशा चालक और चालक की बात करते हैं, कुचालक या अचालक की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? कुचालक कोई अचालक जिसको इंसुलेटर। तो इससे ज़्यादा तापमान के बारे में नहीं पूछा जाता है। सिंपल सा जो अर्धचालक के साथ व्यवहार होता है ये कुचालक के साथ भी होता है। तो लिख लीजिएगा जो अर्धचालक के साथ होता है वही कुचालक के साथ व्यवहार होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है। एक सुपर कंडक्टर होता है, अति चालक, सुपर कंडक्टर मतलब चालक जो होता है उससे भी ऊपर होता है। तो ये अगला कभी सेट में हम क्वेश्चन डालेंगे तो ये बताएंगे। तो एक जगह आप लिख लेंगे चालक, अचालक, अर्धचालक और अतिचालक। जब अतिचालक समझा देंगे तो कभी भी इससे बाहर नहीं आएगा। यही सब डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि परम शून्य ताप पर अचालकों में विद्युत प्रतिरोध, अर्धचालक, एग्जाम में हमेशा ध्यान देना है कि अर्धचालक है कि चालक है। अर्धचालक आए, ताप की बात आए तो हमेशा ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। लेकिन परम शून्य बोला है तो 0 डिग्री केल्विन या तो -273.15 या -273। तो इस पर क्या होगा, विद्युत प्रतिरोध क्या हो जाएगा परम शून्य ताप पे? तो विद्युत प्रतिरोध इसका परम शून्य ताप पे क्या होगा? तो बोलेंगे ये बहुत मैक्सिमम, संपूर्ण अनंत हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो बोलेंगे अच्छा शून्य कौन हो जाएगा? जब प्रतिरोध अनंत हो जाएगा तो कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन पास ही होने नहीं देगा। बोले शून्य हो जाएगा कंडक्टिविटी। तो किन्हीं को कोई दिक्कत इनमें, किन्हीं को नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई समस्या आया होगा, तो ये एक जगह लिख लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया? पोखरण पहला परीक्षण पढ़ते हैं कि परीक्षण पहला कब किया गया। पहला जो किया गया था वो किया गया था 18 मई, छोटा डेट भी आता है, 1974 को किया गया था। 18 मई 1974 को किया गया था। और उसका जो कोड रखा गया था वो स्माइलिंग बुद्धा था। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। याद रखिएगा स्माइलिंग बुद्धा था। ये हमारा पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था, पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण जो भारत के द्वारा किया गया, जो पूरी दुनिया को चौंका दिया था, जो हमारा वीटो पावर जो देश रखते हैं उसको अचंभित कर दिया था कि भारत के पास भी किसी न किसी प्रकार का परमाणुवीय शक्ति है। तो ये भूमिगत किसी को भनक भी लगने नहीं दिया। तो पहला परीक्षण 18 मई 1974 को, स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड था। दूसरा की यदि हम बात करेंगे तो दूसरा जो किया गया था वो 11 मई, ठीक 24 साल के बाद किया गया। तो 74 और 24 को जोड़ लीजिए तो 1998। इसमें 3 परीक्षण किया गया था। और फिर अगेन 11 मई के बाद पुनः 13 मई, 2 दिन के ठीक बाद 2 और परीक्षण कर दिया। टोटल मिला के 5 परीक्षणें की गई थी पोखरण द्वितीय में। 5 परीक्षणें की गई। इसका जो कोड रखा गया था, इसका जो कोड था वो था ऑपरेशन शक्ति 98। याद रखिएगा सिर्फ ऑपरेशन शक्ति आता है, लेकिन पूरा नाम है ऑपरेशन शक्ति 98, क्योंकि 1998 में किया गया था 11 मई और 13 मई को। तो पोखरण द्वितीय कब हुआ हमारा? 11 और 13 मई को। तो पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया? तो 11 मई और 13 मई। तो 11 मई 1998 हो जाएगा। पहला का कोड स्माइलिंग बुद्धा, दूसरा का ऑपरेशन शक्ति 98।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गॉड पार्टिकल, तो गॉड का मतलब भगवान होता है, तो भगवान कण, पार्टिकल का मतलब कण, तो भगवान कण बोलिए या तो इसको ईश्वरीय कण बोलिए। ईश्वरीय कण भी एग्जाम में आया हो, ईश्वरीय कण भी बोलिए। तो ये सबसे बड़ी बात है, इसका खोज किसने किया था? तो दो व्यक्ति मिलकर ने इसका खोज किया था। एक का नाम था हिग्स बोसॉन, उन्हीं के नाम पे पड़ा है हिग्स बोसॉन, और एक थे, ये ब्रिटेन के थे, एक थे बेल्जियम का एंगलर्ट। कौन थे? एंगलर्ट थे और ये हिग्स बोसॉन थे। तो हिग्स बोसॉन के नाम पे ही इस कण का नाम पड़ा है। तो गॉड पार्टिकल या ईश्वरीय कण किसे कहा जाता है? तो हिग्स बोसॉन को कहा जाता है, क्योंकि जो पीटर हिग्स किए थे, जो ब्रिटेन के थे, एक जो वैज्ञानिक थे जिसका नाम था पीटर हिग्स, क्या था? पीटर हिग्स, और दूसरा का नाम था एंगलर्ट जो बेल्जियम के थे। तो इसका जो आंसर होगा हमारा कौन सा हो जाएगा? हिग्स बोसॉन हो जाएगा। तो गॉड पार्टिकल किसे कहा जाता है? हिग्स बोसॉन का। तो ये किए थे कौन व्यक्ति? तो ये किए थे पीटर हिग्स ने और एक एंगलर्ट ने, दोनों मिलकर किए थे इसका खोज। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहती है क्या कहलाता है? चलिए समझते हैं आज हम लोग समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, ये सब क्या होता है। तो पहला समझेंगे समस्थानिक बोलते किसको हैं? समस्थानिक, इंग्लिश में इसे बोलते हैं आइसोटॉप। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स बोलते हैं। आइसो का मतलब इक्वल होता है, टॉप्स का मतलब पोजीशन होता है। बोलते हैं अरे ये इस टॉप पे है, एकदम टॉप पे, तो पहला स्थान पे है। तो इसको भी हिंदी में संधि विकसित कीजिएगा तो सम प्लस स्थानिक होगा। सम प्लस क्या होगा? स्थानिक होगा। बोलेंगे इसका मतलब क्या होता है? जी बिल्कुल, इसका मतलब होता है समस्थानिक में जो होता है, बोला जाता है कोई एक परमाणु होगा, कोई एक परमाणु होगा जिसकी परमाणु संख्या तो क्या होगा? समान होगा। परमाणु संख्या क्या होगा? समान होगा, लेकिन उसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी। बोलेंगे इसका मतलब क्या बोल रहे हैं सर? कि परमाणु संख्या समान होगी और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी। जी बिल्कुल, आप सुने होंगे C12 और C14 के बारे में। अब C का तो परमाणु संख्या एक ही होता है दोनों में, लेकिन देखिए द्रव्यमान संख्या अलग अलग है कि नहीं? बोलेंगे जी। तो इसका मतलब क्या है? स्थान तो एक ही है, दोनों का स्थान एक ही है पीरियोडिक टेबल में, कार्बन जहाँ पे है वहीं पे है, लेकिन क्या इसका द्रव्यमान संख्या सेम है? नहीं, द्रव्यमान संख्या क्या होता है? इसका अलग अलग होता है। बोलेंगे जी बिल्कुल। तो समस्थानिक में क्या होता है? प्रोटॉन अधिक, समस्थानिक में क्या होता है? हमारा परमाणु संख्या क्या होता है? बराबर होता है। जब परमाणु संख्या बराबर होगा तो आप लोगों को बताए थे कि परमाणु कहते किसको हैं? तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या। तो बोलेंगे अच्छा, तो जो परमाणु संख्या वही प्रोटॉन की संख्या। बोलेंगे जी। ए इसमें बराबर नहीं होगा। बोलेंगे ए यदि बराबर नहीं है तो पहले ए बराबर होता क्या है? तो बोलेंगे P+N होता है। बोलेंगे जी, ये तो सब में बराबर होगा, C14 में C12 में भी, लेकिन वैरी तो ये करेगा ना, तभी तो हमारा ये अलग होगा। बोलेंगे ये तो दोनों में समान है, C12 में और C14 में, दोनों में क्या है? प्रोटॉन की संख्या तो ही ये परमाणु संख्या है। बोलेंगे C12 और C14 दोनों में क्या है? प्रोटॉन की संख्या सेम। इसका मतलब ये द्रव्यमान संख्या जो भिन्न पाई जा रही है वो किसके कारण पाई जा रही है? न्यूट्रॉन की संख्या। बोलेंगे जी बिल्कुल सही समझे। तो एग्जाम में या तो दे कि समस्थानिक किसको कहते हैं, या तो दे कि परमाणु संख्या बराबर हो, एक देगा द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, तो ये आंसर सही करेंगे। एक देगा आपको प्रोटॉन की संख्या समान हो, और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो। अब टेक्निकली रूप से चेंज कर दिया, ये न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो। अब जिसको बढ़िया बेसिक नॉलेज होगा वही पकड़ पाएगा कि परमाणु संख्या सेम कहने का मतलब अच्छा सर परिभाषा के अनुसार प्रोटॉन की संख्या सेम, और द्रव्यमान संख्या अलग कहने का मतलब कहेंगे अच्छा सर परिभाषा के अनुसार न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग। तो इसका बताइए आंसर क्या होगा? परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या सेम मतलब परमाणु संख्या बोल रहा है कि नहीं? ये जी बोलेंगे जी। न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग बोल रहा है मतलब ये द्रव्यमान संख्या बोल रहा है कि नहीं? बोलेंगे बिल्कुल आपने सही समझा। तो ये क्या कौन सा हो जाएगा? समस्थानिक होगा कि नहीं? एग्जाम्पल देंगे C6 C12 C6 C14 का। अब देखिए इसमें प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? तो ये हमारा क्या है? द्रव्यमान संख्या। तो ए बराबर क्या होता है? P+N होता है। तो ये कितना है? 12 है। P हमारा कितना है? तो जो परमाणु संख्या तो ये कितना हो जाएगा? 6, और n इधर आ जाएगा, 6 को इधर लाएंगे तो 6 बचेगा। तो इसमें n कितना आया? 6। इसका मतलब करें अच्छा 12 में से आप घटा दे रहे हैं इसको, तो 14 में से भी 6 को घटाइए, 14 में 6 जाएगा 8। देखिए न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है कि नहीं? यहाँ 6 आ गया, यहाँ 8। तो इस प्रकार हो गया हमारा ये समस्थानिक। अब बोलेंगे ये तो समस्थानिक हो गया, और बताइए एग्जाम्पल समस्थानिक का। बोलेंगे लीजिए एक और एग्जाम्पल देते हैं, यूरेनियम 92 235 और यूरेनियम 92 238 तो सब में अलग अलग होगा कि नहीं? हमारा न्यूट्रॉन बताइए। 235 में से ये घटा देंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा, 238 में घटा देंगे न्यूट्रॉन। तो ये दो एग्जाम्पल बता दिए। अब आइए समदाविक, जिसको आइसोबार बोलते हैं और इसी को समभारिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
संभारिक बोलते हैं। संभारिक में क्या होता है, मतलब भार बराबर होगा, बोलेंगे द्रव्यमान क्या हो, बराबर हो, किंतु परमाणु संख्या अलग हो। बोलेंगे दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे सर, परमाणु संख्या अलग अलग हो मतलब बराबर नहीं, कहेंगे द्रव्यमान कहने का मतलब न्यूट्रॉन बराबर हो, और परमाणु कहने का मतलब प्रोटॉन क्या हो, अलग अलग हो। तो ऐसे भी एग्जाम में दे सकता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हमारा संभारिक का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा ऑर्गन 18 40, पोटेशियम 19 40, कैल्शियम 20 40। अब देखिए सब में द्रव्यमान संख्या बराबर है कि नहीं। अब नीचे देखिए परमाणु संख्या सब में अलग अलग है कि नहीं, ये 18 ये 19 ये 20। अब देखिएगा द्रव्यमान संख्या, यही द्रव्यमान संख्या न्यूटन की संख्या के, इसमें सब न्यूटन की संख्या सेम होगा कि नहीं, सॉरी न्यूटन की संख्या अलग होगा इसमें। एक मिनट भैया, सॉरी इसमें हमारा न्यूट्रॉन अब बराबर नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा प्रोटॉन सब में वैरी कर रहा है, यही वजह है कि हमारा इसका न्यूट्रॉन संख्या भी वैरी करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ संभारिक आए तो द्रव्यमान संख्या बराबर होगा, किंतु परमाणु या प्रोटॉन की संख्या बोल सकते हैं, न्यूट्रॉन नहीं जोड़ सकते हैं जिस तरह हम समस्थानिक में जोड़े, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो रही है, जिसके कारण हमारा द्रव्यमान संख्या क्या होगा, उसमें द्रव्यमान संख्या में न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग होगी, क्योंकि द्रव्यमान संख्या ये बराबर P+N होता है, या P को हम Z भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा न्यूट्रॉन वैरी करेगा, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या सब में अलग हो रहा है। प्रोटॉन की संख्या करने का मतलब हम परमाणु संख्या, हमेशा प्रोटॉन की संख्या बोल रहे हैं तो समझिए परमाणु संख्या है। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, संभारिक में द्रव्यमान समान किंतु परमाणु संख्या अलग अलग होगा। चल अब बात करते हैं सब न्यूट्रॉनिक की। सब न्यूट्रॉनिक में क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या हमारा क्या होगा, बराबर होगा सब न्यूट्रॉनिक में, लेकिन उसकी परमाणु संख्या क्या होगा, अलग अलग होगा। परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होगा। जैसे यदि एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सल्फर 16 36 और क्लोरीन 17 37। तो ये देखिए, इसमें देखिएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या 6 में 6 जाएगा 0, 3 में से 1 गया 2, 7 में 7 गया जाएगा 0, 3 में से 1 गया 2। तो न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो रही है, लेकिन हमारा परमाणु संख्या अलग अलग हो रही है। बोलेंगे सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन सेम होता है, लेकिन प्रोटॉन या परमाणु की संख्या अलग अलग होती है। और इसका एक एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे एग्जाम्पल लीजिए ऑर्गन 18 38, उसके बाद पोटेशियम 39 19, कैल्शियम 20 40। सब में देखिए न्यूटन सेम होगा। 8 में 60 जाएगा 0 20, 9 में से 9 जाएगा 0, 3 में से 1 गया 2, 40 में 20 गया 20। सब में न्यूटन सेम है, लेकिन परमाणु या प्रोटॉन्स की संख्या अलग है। तो इसके नाम से ही पकड़ेंगे, सब न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन सेम होगा। समस्थानिक स्थानिक करने का मतलब उसके परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या सेम होगा, द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन की संख्या अलग होगी। समावयवी आइसोमर होता है। आइसोमर किसको बोलते हैं, तो आप देखे होंगे आइसोमर क्या होता है, किसी भी यौगिक का तो केमिकल फॉर्मूला रासायनिक सूत्र सेम होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होता है। यही वजह हम लोग पढ़े होंगे, इथेन प्रोपेन ब्यूटेन और पेंटेन सबका क्या होता है, आइसोमर शो करता है, उसके अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। तो आइसोमर में क्या होता है कि रासायनिक सूत्र समान होता है, किंतु उसकी संरचना सूत्र अलग अलग होती है। चारों आप लोग को बता दिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। यदि ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन 8 और इसका 16 हो जाएगा, तो इसमें न्यूट्रॉन तो है ही, 16 में से 8 जाएगा 8। नाइट्रोजन की यदि बात करेंगे तो ये 7 7 दूना कितना होता है 14, 14 में 7 गया कितना 7, 14 या 15 होता है, एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन ये न्यूट्रॉन तो इसमें भी है। यदि ये तांबा की बात करेंगे तो ये हमारा कॉपर होता है। तांबा की बात करेंगे कॉपर, तो इसमें भी न्यूट्रॉन हमारा होगा। लेकिन यदि हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन की यदि बात करते हैं तो ये इसका पहले समस्थानिक हमारा, ये हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, जो कि एक तो होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्राइटियम। प्रोटियम का फार्मूला क्या होता है 1H0, ड्यूटेरियम का क्या होता है 1H2 और ट्राइटियम का क्या होता है 1H3। अब देखिए ये तो ऊपर वाला क्या होता है द्रव्यमान संख्या होता है, तो 0 में से 1 तो घटा नहीं सकते हैं, माइनस आएगा नहीं। तो इसमें क्या होता है न्यूट्रॉन की संख्या हमारा क्या हो जाता है 0 हो जाता है इसमें, जबकि इसमें 2 में से 1 जाएगा तो इसमें 1 न्यूट्रॉन और 3 में से 1 जाएगा 2। इसका मतलब हाइड्रोजन का जो पहला जो समस्थानिक होगा हमारा प्रोटियम, उसमें क्या होगा 1 भी न्यूट्रॉन नहीं होगा, दूसरा में 1 न्यूट्रॉन होगा, तीसरा में होगा। तो पूछता है कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, बोलेंगे ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ड्यूटेरियम को बोलते हैं भारी जल और ट्राइटियम को अत्यंत भारी जल बोलते हैं। तो इस प्रकार आप लिख लेंगे, या एग्जाम में पूछे हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में 2 न्यूट्रॉन पाया जाता है, बोलेंगे ट्राइटियम। किसमें 1 भी न्यूट्रॉन नहीं तो बोलेंगे प्रोटियम, किसमें 1 न्यूट्रॉन तो बोलेंगे ड्यूटेरियम में। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। पास्तुरीकरण या इसी को बोलते हैं पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण यदि गलत लिखा जाए तो क्षमा चाहेंगे, आप समझ सकते हैं। पास्तुरीकरण या पाश्चुरीकरण, पाश्चुराइजेशन बोलते हैं, ये दूध का पाश्चुराइजेशन है। इसका जो खोज किया था लुईस पास्चर ने किए थे। इसका मतलब क्या होता है, क्यों किया जाता है, तो दूध क्या होता है, दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, उसको कोई सूक्ष्म जीवाणु वगैरह नष्ट नहीं करे,
तो वो जो अपनाई जाती है प्रक्रिया उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, उसी प्रक्रिया को पास्तुरीकरण या पाश्चुरीकरण, इंग्लिश में पाश्चुराइजेशन बोलते हैं। बोलेंगे अच्छा दूध का निर्जमीकरण, दूध जमे नहीं, बोलेंगे जी बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, दूध जमे नहीं, उसे किसी प्रकार का कोई जीवाणु क्या करे, उसे नष्ट नहीं करे। बोलेंगे जी ऐसा करेंगे तो कोई ना कोई तो प्रक्रिया अपनाएंगे, या तो उसको ठंडा करेंगे या गर्म करेंगे। बोले जी दूध को खौलाया जाता है, दूध को गर्म किया जाता है। कब तक गर्म किया जाता है, तो बोलेंगे दूध को जो है 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 63 डिग्री टेम्परेचर पे। एग्जाम में आता है कि 30 मिनट तक दूध को गर्म किया जाता है, कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 63 डिग्री टेम्परेचर पे। उसके बाद अचानक से इसे ठंडा कर लिया जाता है, तो ये दूध क्या होता है, लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। एक बार एक तरह के तरीके से और गर्म करते हैं, दूध को 16-30 से दूध को 15 सेकेंड से 30 सेकेंड तक इसको 70 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड, या रेंज में नहीं आए तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड मारेंगे, यानी 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे दूध को 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके, मात्र 15 से 30 सेकंड तक ही गर्म करेंगे और अचानक ठंडा कर लेंगे। एक ये हुआ गर्म करने का तरीका। और 30 मिनट पे 30 मिनट टाइम पे 30 मिनट तक गर्म करेंगे, कितना पे, 63 डिग्री पे। लेकिन 70 पे कितना सेकंड के लिए, मात्र 15 से 30 सेकंड, और अचानक ठंडा कर लेंगे। तो इस प्रकार गर्म का 2 तरीका लिख लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा दूध के निर्जमीकरण से। और पूछता है पास, ये नहीं देगा तो आता है दूध को एक लंबे समय तक गर्म करते हैं और अचानक ठंडा कर लेते हैं। बोलेंगे सर 15 सेकंड अभी एक बताए, और 15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तो लंबे समय कहाँ थे, 30 मिनट भी तो आपको बताए। 30 मिनट पे टेम्परेचर 63 डिग्री आंसर दीजिएगा, और 15-30 डिग्री सेकंड पे आप दीजिएगा 70 से 85, या सिर्फ 70 दीजिएगा, 70 से 85 या सिर्फ 70 दीजिएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन आपको मिलेगा एग्जाम में कि पाश्चुरीकरण से संबंधित है, दूध के निर्जमीकरण से, या दूध को एक कम समय में गर्म करके तुरंत ठंडा कर लिया जाता है, या दूध को एक लंबे समय तक गर्म करके तुरंत ठंडा कर लिया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि पौधे का जो जड़ होता है, मिट्टी से जो जल प्राप्त करता है या खींचता है, उसको प्रासरण बोलते हैं। इंग्लिश में से ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसमें इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। यानी कि पेड़ पौधे के जड़ मिट्टी से जो जल को खींचता है उसे प्रासरण बोलते हैं। लेकिन फिर उस जड़ से, पेड़ पौधे के उस जड़ से, पुनः मान लीजिए ये पौधा है, फिर ये इस जड़ से ये पौधे के अलग अलग भागों में जो पानी पहुँचता है, वो भी पूछता है कि वो किससे पहुँचता है। तो हम लोगों का पता है कि तेल या पानी का ऊपर चढ़ना, नीचे आना, केशिकत्व क्या होता है, केशिकत्व। ये केशिकत्व सरफेस टेंशन के कारण, केशिकत्व नहीं रहे तो सरफेस टेंशन। जड़ से पेड़ पौधे के अन्य भागों में, तना पत्ती में जो जल पहुंचता है उसे केशिकत्व। लेकिन इस मिट्टी से जो जल जड़ तक जाता है वो विस्प्रासरण विधि से जाता है, ऑस्मोसिस विधि से। और इस जड़ से ये पानी जो ऊपर चढ़ता है इसको केशिकत्व के कारण। क्यों ऐसा होता है, तो यहाँ पे एक प्रेशर होता है, क्योंकि जब ये पेड़ पौधा जिस जगह पे प्रेशर डालता है, तो जब प्रेशर डालेगा तो नीचे वाला क्या होगा, नीचे से ऊपर आना चाहेगा कि नहीं, तो जिसके पेड़ पौधे के प्रेशर से पानी ऊपर आना चाहता है। लेकिन एग्जाम में केशिकत्व आंसर देना है या सरफेस टेंशन देना। लेकिन मिट्टी से जड़ जो पानी, मिट्टी से जो जल ग्रहण करता है जड़, वो प्रासरण विधि से, और जड़ से विभिन्न तना तक पेड़ पौधे में पहुंचता है केशिकत्व। केशिकत्व नहीं रहे तो सरफेस टेंशन, क्योंकि केशिकत्व की क्रिया सरफेस टेंशन से होती है। और इसका एग्जाम्पल आप लोगों को बताए थे, पानी में किशमिश का फूलना और सांद्र पानी में, सांद्र घोल में किशमिश का पचकना, या ज़्यादा देर तक हम लोग का उंगली जब पानी में रह जाता है वो भी देखते हैं मोटा टाइप हो जाता है, तो ये सब प्रासरण से होता है। विसरण की बात करेंगे तो ये क्या होता है, गैसों का डिफ्यूजन होता है। क्या होता है, एक जगह परफ्यूम मारे और विभिन्न ज़्यादा दूरी तक ये फैलने लगता है, सुगंध देता है, तो इसे विसरण से। अगर बत्ती जलाएं, महक रहा है किसी और घर में, तो ये विसरण के कारण। खीर, मटन वगैरह, मछली बना, पुआ, पकवान जो भी बन रहा है दूसरे घर में, महक हमारे घर में, किसके कारण, विसरण के कारण। यानी गैस क्या हो रही, फैल रही है। बाष्पोत्सर्जन के कारण क्या होता है, गर्मी के दिनों में जल्दी देखते हैं कपड़ा सूख जाता है, ठंडे के दिनों में नहीं सूखता है, तो बाष्पोत्सर्जन के कारण होता है पानी का वाष्प बन के ऊपर उड़ जाना। ये भी टेम्परेचर पर निर्भर करता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही ज़्यादा बनेगी, टेम्परेचर कम होगा तो वाष्पन की क्रिया कम होगी। इसलिए गर्मी में तालाब वगैरह जल्दी सूखते हैं, बारिश के मौसम में जिसमें आर्द्रता नमी बनी रहती है उस समय कम सूखता है, वाष्पन की क्रिया कम होती है। पेड़ पौधे में भी वाष्पन की क्रिया होती है। अब वाष्पन की क्रिया पेड़ पौधे से कहाँ से होती है, तो पत्ती से होती है, जो रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, जब पत्ती से होती है। इस प्रकार वाष्पन भी 3 प्रकार का होता है, ज़्यादा नहीं जानना है, यही जानना है, ये एग्जाम्पल बता दिए। चलिए इससे अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कि मच्छर को नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली मछली कौन सी है, कीटभक्षी मछली। तो आज पढ़ेंगे मच्छर के लिए नियंत्रण हेतु कीटभक्षी मछली। मच्छर के नियंत्रण हेतु किस घास का प्रयोग किया जाता है, मच्छर को प्राकृतिक रूप से नियंत्रण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, मच्छर को नियंत्रण करने हेतु कॉइल में किस रसायन का यूज किया जाता है। तमाम प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, और ये एक जगह हम आपको बता दे रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा। तो चलिए आज जो पढ़ते हैं कि मच्छरों को नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सा है, तो गैम्बुसिया मछली है। इसको क्या किया जाता है, किसी कुआं वगैरह हो गया जहाँ
जहाँ नज़दीक में जहाँ स्थिर पानी है, जल तालाब वगैरह हो गया, वहाँ पे मछली को छोड़ दिया जाता है, तो मच्छर की जो लार्वा होती है वो बनने ही नहीं देता, ये मछली उसके लार्वा को खा जाता है। जब खा जाएगा तो जन्म ही नहीं या मच्छर नहीं लेगा। तो मच्छर को ये तो हुआ एक प्राकृतिक रूप से मछली के द्वारा कंट्रोल करने के लिए। घास की बात बोलेंगे, अभी घास बता रहे थे, बोलेंगे जी घास का जो नाम है तो वो लेमन घास है। लेमन घास का नाम याद रखिएगा, लेमन घास भी एग्जाम में पूछा है। इससे एक तेल निकलता है, इससे एक तेल निकलता है लेमन घास से, जिसका नाम है सिट्रोनेला। क्या नाम है? सिट्रोनेला निकलता है। उसके प्रजनन को क्या करता है? ये घटा देता है। उसके प्रजनन को क्या करता है? घटा देता है, मच्छर को बनने ही नहीं देता है। तो इस प्रकार हमारा प्राकृतिक मछली, कीटभक्षी मछली कौन हो गया? गैम्बूसिया हो गया। यदि घास पूछेगा तो लेमन घास, उससे एक सिट्रोनेला नाम का तेल निकलता है। यदि रसायन पदार्थ की बात करेंगे, मच्छर को भगाने वाले या मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में ये सब आता है। तो रसायन की बात करेंगे तो याद रखिएगा 2 रसायन, एलिथ्रीन, एग्जाम में यही 2 पूछा है, और एक प्रालेथ्रीन पूछा है। प्रालेथ्रीन, एक एलिथ्रीन और प्रालेथ्रीन। और कॉइल में जो यूज होता है रसायन हमारा कौन सा होता है? तो वो कॉइल में जो यूज होता है वो पायरेथ्रीन होता है। कौन सा होता है? पायरेथ्रीन। एक बीजीय पौधे से प्राप्त किया जाता है, एक बीजीय पौधे से, और वो यूज किया जाता है जिससे मच्छर क्या होता है। ये सब के सब जो एग्जाम्पल बताए मच्छर प्रतिकर्षी है। सब क्या है? मच्छर प्रतिकर्षी का मतलब मच्छर आकर्षित नहीं हो, मच्छर दूर दूर भागे। तो मछली के रूप में गैम्बूसिया, घास के रूप में लेमन घास, रासायनिक पदार्थ के रूप में एलिथ्रीन और प्रालेथ्रीन, और एक बीजीय पौधे से प्राप्त पायरेथ्रीन का यूज मच्छर कॉइल में किया जाता है। ये एक जगह लिख लीजिएगा, मच्छर से संबंधित क्वेश्चन आएगा, मच्छर भगाने से संबंधित, कभी एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन करता है? उद्दीपन का मतलब समझते हैं क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोत्साहन करना, उसे प्रोत्साहित करना, उद्दीप करना, उत्साहित करना, उसे किसी काम को करने के लिए उत्साहित करना, और इसको बोलते हैं उत्तेजित करना। और इसे क्या बोलते हैं? उत्तेजित करना, उसे प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना। तो फूल बनने के लिए कौन प्रोत्साहित या उत्साहित करेगा? तो बोलेंगे वो करेगा पर्ण। पर्ण को हम लोग पत्ती भी बोलते हैं, पेड़ पौधे की पत्ती को ही पर्ण बोलते हैं। ये सब एक दूसरे का पर्यायवाची है। तो शायद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आया होगा। फूल बनने के उद्दीपन को पर्ण बोलते हैं। लेकिन जो हमारा एक सुने होंगे फल का निर्माण कहाँ होता है? तो फल का निर्माण अंडाशय में, और बीज का निर्माण कहाँ होता है? बीजांड में। ये सब एक जगह लिख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र पर परिवर्तित किया था? तो ये डेविस किए थे। किसने किए थे? डेविस किए थे। किसने किए थे? डेविस। पूरा नाम इनका डेविस है। अपर्दन चक्र, अपर्दन का मतलब क्या होता है? मिट्टी का जो उपजाऊ भूमि, मिट्टी का जो ऊपरी परत जो ज़्यादा उपजाऊ होता है वो तेज हवा, तेज बारिश के कारण क्या होता है? वो हट जाती है। यानी तेज बारिश वगैरह हुई तो बाढ़ में क्या होता है? ऊपरी उपजाऊ मिट्टी धीरे धीरे नदी पानी के साथ बहता हुआ चला जाता है। फिर तेज हवा चली तो उसके कारण, इस प्रकार इसका मॉरिस डेविस आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक इसको बोलते हैं यकृत कृमि बोलते हैं इसको। लीवर का हिंदी क्या हो गया? यकृत। फ्लूक का मतलब हो गया कृमि। यकृत कृमि जो पाया जाता है भेड़ हो गया, बकरी हो गया, सुअर हो गया, इसमें क्या होता है? हमारा जो पाया जाता है वो यकृत कृमि पाया जाता है। भेड़, बकरी, सुअर। तो भेड़, बकरी, सुअर 3 को लिख लीजिएगा, काफ़ी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा क्या है कि सर्व प्राचीन शैल समूह, शैल का मतलब पत्थर, यानी पत्थर क्या है? निर्जीव। यदि निर्जीव पदार्थों की बात करेंगे, यदि पता करें यानी शैल समूह की, तो वो किससे करते हैं? तो यूरेनियम लीड विधि से करते हैं। और जबकि कार्बन 14 विधि से जीवाश्मों का क्या किया जाता है? पता लगाया जाता है इसकी, उसकी आयु क्या है। और यदि बात करेंगे पेड़ पौधे की आयु, तो उसके छल्लों या बलयों को गिनकर किया जाता है। तीनों एक जगह लिख लीजिएगा, यूरेनियम लीड विधि से शैल समूह, और जीवाश्म जैविक जीवाश्म, जैविकों का या जीवों का जीवाश्म का जो पता किया जाता है कि उसकी आयु क्या है, तो जीवाश्मों से तो वो कार्बन 14 से, और पेड़ पौधे की आयु पता की जाती है उसके बलयों को गिनकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? जॉन सॉल्क ने किसकी खोज किया था? तो पोलियो टीका की खोज किसने किया था? जॉन सॉल्क ने किया था। जॉन सॉल्क ने किसका? तो पोलियो के टीका का खोज। यदि चेचा के टीका का खोज किसने किया ये पूछे तो चेचा के टीका का खोज किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने चेचा के टीका का खोज किया। और एक और पिछले सेट में बताए थे, इम्यूनोलॉजी का जनक भी इसे कहा जाता है। इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो एडवर्ड जेनर को ही कहा जाता है। और एडवर्ड जेनर साहब को ही बोला जाता है कि पहली बार टीकाकरण की भी शुरुआत किया था एडवर्ड जेनर साहब ही ने किए थे 1796 में। तो एडवर्ड जेनर साहब से 3-4 बातें याद रखेंगे कि इम्यूनोलॉजी का जनक किसे? एडवर्ड जेनर को। पहली बार टीकाकरण की शुरुआत कब हुई? 1796 में एडवर्ड जेनर ने ही किया था। चेचा का टीका की भी खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। हैजे का टीका की खोज किसने किया? तो ये रॉबर्ट कोच ने किया हैजे का टीका। पोलियो का हो गया जॉन सॉल्क। तो एक जगह आप लिख लीजिएगा इसको। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किसके लिए करता है? तो ऊंट जो अपने कुबड़ का उपयोग बसा के संग्रह के लिए करता है, ना कि जल के संग्रह के लिए करता है। किसके संग्रह के लिए करता है? बसा के संग्रह के लिए करता है।
यदि बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 17, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात है आज हम लोग इसी क्वेश्चन में पढ़ेंगे ससंजक बल क्या होता है, जिसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, और असंजक बल क्या होता है, असंजक। ससंजक का ठीक उल्टा असंजक हो जाएगा, यानी इसे अधेसिव बोलते हैं, ADHESIV। तो कोहेसिव किसको बोलते हैं, जब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच बल लगे। जैसे कहेंगे एक ही पदार्थ कहने का मतलब वाटर ले लीजिए सर, पानी के जो अणु के जो बीच बल लगेगा, पानी के अणु को जो आपस में जोड़े रखेगा, तो उसे बोलेंगे ससंजक बल। बोलेंगे अच्छा, एक ही प्रकार के अणुओं को जो आपस में जोड़े रहता है, बांधे रहता है, उसको कोहेसिव बोलते हैं ना। बोलेंगे जी। लेकिन दो अलग अलग पदार्थों के अणु को जोड़े रखे, बोलेंगे अलग अलग पदार्थ का मतलब, अब पानी में नमक को घोल दीजिए तो नमक का अणु और पानी को अणु को जो जोड़े रखेगा उसको बोलेंगे अधेसिव फोर्स, असंजक बल बोलेंगे। पहला इतनी सारे सबका सब क्या है, एक तरह का बल है, आकर्षण बल ही है। क्या है, आकर्षण बल ही है। कोहेसिव तो समझ में आया होगा, ससंजक जो एक ही पदार्थ के अणु को जोड़े रहे, और अधेसिव असंजक क्या हो गया, दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं को जोड़े रखे। जैसे नमक हो गया, पानी हो गया, ये दोनों के अणु जो को जोड़े रखेगा असंजक बल। सिर्फ नमक के अणु को जोड़ के रखेगा ससंजक बल। अब समझते हैं, तेल बोलता है कि जल के तल पर फैल जाता है। अब देखिए ये होंगे कि जब हम लोग किरासन तेल वगैरह पानी में छींट देते हैं तो फटाक से फैल जाता है। बोलेंगे जी, यानी तेल को फेंके और फैल जा रहा है, कहेंगे इसका मतलब उसके अणु के बीच लगने वाला जो बल है वो आपस में क्या है, यानी इसका जो संसंजक बल है तेल का आपस में अणुओं के बीच लगने वाला, वो कम पड़ जा रहा है। किसके कंपैरिजन में, बोलेंगे जल के कंपैरिजन में। यानी जल में क्या, जल में जो ससंजक बल लग रहा है उसके ससंजक बल से तेल का ससंजक बल क्या हो रहा है, कमजोर पड़ जा रहा है, तभी तो वो फैल जा रहा है। एक तो ये, लेकिन जब तेल और जल के तल पर तेल और जल की बात कर रहे हैं तो ये दोनों के अणु के बीच लगने वाला क्या होगा, असंजक बल होगा कि नहीं। तो बोलेंगे कि ये दोनों के बीच लगने वाले असंजक बल से तेल का जो ससंजक बल है, सिर्फ तेल आएगा तो सिर्फ तेल के अणु के बीच जो बल लगेगा ससंजक न कहलाएगा, लेकिन तेल और जल मिला दिए तो उसके दोनों अणु के बीच लगने वाला बल असंजक बल, क्योंकि तेल तो वो जल पे ही है ना। तो किसी न किसी कारण उसके अणु के बीच कोई ना कोई बल लग रहा है, तभी तो उसके जल पे है, चाहे वो फैल कर रहे चाहे वो सिकुड़ कर रहे। तो दो जैसे अलग अलग पदार्थ आए तो उसके अणुओं को जोड़ के रखेगा असंजक बल। तो बोलेंगे तेल और जल के बीच लगने वाले असंजक बल से तेल का ससंजक बल कम होता है, कमजोर होता है, जिसके कारण वो फैल जाता है। बोलेंगे अच्छा सर ये तो आप बता दिए तेल फैल जाता है, लेकिन हम जब तेल पे पानी को फेंकते हैं तो पानी क्या करता है, गोलाकार बन जाता है, सिकुड़ जाता है, एक छोटा रूप धारण कर लेता है, यानी वो नहीं फैलता है। तो बोलेंगे कि तेल और जल के बीच जो लग रहा है असंजक बल, तेल और जल के बीच जो लग रहा है असंजक बल, तो ये आप लोग सीखे होंगे कि तेल जल के तल पर क्यों फैल जाता है। तो ये आप लोगों को बताया, तेल और जल के बीच लगने वाला असंजक बल से क्या होता है, कम होता है तेल का ससंजक बल। यही वजह है कि तेल पर फैल जाता है। लेकिन अभी जो आप लोगों को बता रहे थे कि पानी पे, यदि पानी को हम तेल पे फेंकते हैं तो पानी क्या होता है, सिकुड़कर गोलाकार हो जाता है। तो सिकुड़कर गोलाकार होता है, वो तो रीजन है कि बोलेंगे कि वो टेंशन के कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण, लेकिन वो फैलता नहीं है, सिकुड़कर गोलाकार हो जाता है। ऐसा क्यों, तो बोलेंगे कि जल को तेल पे फेंक रहे हैं तो दो अणु के बीच, दो अलग अलग पदार्थों के अणु के बीच लगने वाला असंजक बल, इस असंजक बल से क्या होता है, हमारा पानी का ससंजक बल से कम होता है। यानी पानी का जो संसंजक बल होता है वो असंजक बल से क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण पानी फैल कर नहीं सिकुड़कर गोलाकार हो जाता है। एक तो ये हो गया, तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। तो तेल जल के तल पर फैल जाता है, इसका रीजन क्या है, तो तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, तेल जल की अपेक्षा कम घना है, तेल का तल तनाव पानी से अधिक है और तेल का तल तनाव पानी से क्या है, कम है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा तेल का तल तनाव पानी से कम है। क्यों, तेल का तल तनाव का मतलब यदि तनाव होता तो ये भी गोलाकार होकर क्या होता, फैलता नहीं, तो ये सिकुड़कर पानी की तरह हो जाता। तो बोलेंगे तेल का तल तनाव पानी से कम है, यही वजह है कि वो क्या होता है, आपस में उसके अणु नहीं जुटे रहते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, दूर दूर भागते हैं, फैल जाते हैं। तेल का तल तनाव पानी से अधिक है, तो तेल का तल तनाव पानी से अधिक होता तो पानी की तरह हो जाता। तो इसमें यदि पूछता पानी का तल तनाव क्या होगा, तेल से अधिक हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, तेल पे पानी हमारा सिकुड़कर गोलाकार हो जाता है, ये आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तेल का तल तनाव। दूसरा जो आंसर आपको बताया कि तेल और जल के असंजक बल से क्या होता है, तेल का ससंजक बल कम होता है। उसके बाद तीसरा आपको बता दिए कि तेल पे पानी सिकुड़कर गोलाकार क्यों हो जाता है, तो तेल और जल के असंजक बल से ज़्यादा मजबूत होता है हमारा जल का ससंजक बल, ये रीजन हो गया। चौथा पांचवा पढ़ते हैं कि तेल में पानी में तेल क्यों नहीं घुलता है। तो हम लोगों को पता है कि पानी में वही घुलेगा जो ध्रुवीय होगा या
वैसा यौगिक जो आयनिक होगा, वैसा यौगिक जो आयनिक होगा या ध्रुवीय होगा। क्योंकि पानी ध्रुवीय होता है तो एग्जाम में बार बार पूछता है कि पानी अपने अंदर क्यों घुला लेता है, घुलाने की क्या घुलाने की क्या उसका राज है। तो बोलेंगे पानी का जो होता है ध्रुवीय आघूर्ण के कारण वो घुला लेता है अपने अंदर। तो ये घुलाने का रीजन क्या है, जो ध्रुवीय पदार्थ होगा या आयनिक। बोलेंगे अच्छा, जो वैद्युत संयोजक बंधन बनाता है जो यौगिक, एक तो वो घुल जाएगा पानी में, एक जो ध्रुवीय नेचर का रखेगा वो घुल जाएगा। तो एक तो ये रीजन हो गया कि तेल जल में तेल क्यों नहीं घुलता है, ये आपको रीजन ये बता दिए। उसके बाद जल जो है तेल पे जो फेंकते हैं तो सिकुड़कर गोलाकार क्यों हो जाता है, इसका आंसर बता दिए। तेल जल में नहीं घुलता है ये भी आपको बता दिए। तेल जल पे फैल जाता है ये भी आपको बता दिए। तो शायद इतनी सारी बातें आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब लेकिन एक और क्वेश्चन आता है कि मिट्टी का तेल पानी पे क्या होता है, तैरता है। ऐसा क्यों? जब भी तैरने की बात आए तो घनत्व आंसर दे सकते हैं। तो बोलेंगे जिसका घनत्व ज़्यादा होगा, जिसका घनत्व क्या होगा हमारा कम होगा, वही ना तैरेगा। तो मिट्टी का तेल जल की सतह पर क्यों तैरता है? तो बोलेंगे कि तेल का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है। जो हल्का होगा वही ना। अब हम पानी से ज़्यादा भारी हो जाएंगे तो डूब नहीं जाएंगे? बोले जी बिल्कुल। तो इसीलिए देखते हैं समुद्र वगैरह में तैरना आसान लगता है, क्योंकि समुद्र का पानी घनत्व ज़्यादा होता है, उसके घनत्व से हमारा घनत्व कम होता है। तो मिट्टी का तेल पानी में क्यों तैरता है? तो मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होने के कारण तैरता है। सब बता दिए, तैरने से लेकर फैलने से लेकर सिकुड़ने तक, और पानी में क्यों नहीं घुलता है। तो एक जगह इसको आप लिख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि जार्विक क्या है। तो जार्विक एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है। क्या है? कृत्रिम हृदय है। जार्विक नामक व्यक्ति ने ही इसका खोज किया था, इसलिए अपने नाम पे ही इसका नाम भी रख दिया। जार्विक क्या है? एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है। पेसमेकर हृदय से ही संबंधित है। ऐसे नोट वगैरह इसमें आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा फूल है? तो रैफ्लेसिया। सबसे छोटा फूल पूछे तो बुल्फिया। छोटा पूछे तो बुल्फिया, सबसे बड़ा रैफ्लेसिया। यदि बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है कि पेसमेकर निम्न में किस नाम से भी जाना जाता है? तो पेसमेकर अभी जस्ट बताए थे, ऐसे नोट्स को पेसमेकर, प्राकृतिक पेसमेकर के नाम से जाना जाता है। ऐसे का मतलब होता है सिनोएट्रियल नोड। सिनोएट्रियल, एस से सीनो, ए से एट्रियल और नोड है। सिनोएट्रियल नोड को कृत्रिम क्या बोला जाता है? कृत्रिम पेसमेकर बोला जाता है हृदय का। प्राकृतिक पेसमेकर बोला जाता है, कृत्रिम नहीं। कृत्रिम तो जार्विक हो गया। प्राकृतिक पेसमेकर किसे बोला जाता है? तो ऐसे नोड को बोला जाता है। और हमारा जार्विक 7 हृदय कृत्रिम हृदय से संबंधित है। ऐसे का मतलब हो गया सिनोएट्रियल। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 समाप्त हुआ और सेट 14 समाप्त हुआ। तो शायद आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। जो भी हम बता रहे हैं सारे एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड का जो बुक हो जाता है, एसएससी बोर्ड का जो बुक होता है, उन्हीं सारी चीज़ों से हम कंटेंट लाते हैं। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, चाहे वो किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, रेलवे हो, इवन जो भी यूपीएससी वगैरह भी एग्जाम कंडक्ट करती है, उससे जो सारे क्वेश्चन बनते हैं सारे एक जगह आप लोगों को हम बताने की कोशिश करते हैं। शायद आप लोगों को समझ में आता होगा। और बार बार रिवीजन कीजिए, एग्जाम में कभी साइंस के क्वेश्चन